रहे होंगे। हमने महिला पर्यवेक्षक में पार्ट 1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है, जिसमें हम कितने 1600 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 230 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। यदि आपका पेपर बहुत जल्दी हो रहा है और हमारे ये 1600 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने एग्जाम की डेट बता दीजिए। हम आपके लिए लिंक सेंड कर देंगे, तो आपको एक साथ 1600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 234। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन होता है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो संतुलित भोजन के रूप में किसे जाना जाता है जो कि किशोरों के लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है दूध। एक संतुलित भोजन की कैटेगरी में आता है। किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो किस भोजन को कहा जाएगा बॉडी बिल्डिंग भोजन? तो प्रोटीन से भरपूर भोजन को, जिससे कि मटर वगैरह हो, उसको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? मांसपेशियों का निर्माण करता है ना, तो प्रोटीन से भरपूर भोजन को कहा जाता है। किस आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? मतलब कौन सा आहारी घटक है जिसके प्रति ग्राम मात्रा में मनुष्य को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी? तो ये होता है बसा। क्या है? बसा से होती है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? जो केला होता है यह विटामिन बी के लिए जाना जाता है। क्या? विटामिन बी के लिए जाना जाता है। केले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना। तो बी से उसकी स्पेलिंग होती है, इसमें विटामिन बी होता है केले में। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। कथन में क्या कहा गया है? बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है क्या? तो नहीं भैया, ये तो कमी से होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। विटामिन की कमी बीमारी का कारण बनती है, तो ये सही है। जो विटामिन की कमियां होती हैं वो क्या बनती हैं? बीमारियों का कारण बनती हैं। नियासिन का रूप क्या हो जाएगा? जो नियासिन है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा B3 है इसे क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हो जाएगा? तो आयरन के लिए जानी जाती है हमारी हरी सब्जियां। हरी सब्जियों के लिए जाना जाता है आयरन। वार्ट्स रोग डैश के कारण होता है? तो वार्ट्स रोग जो है वह होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? देखो, एक वायरस ने लगा दी है ना लोगों की वार्ड, तो वार्ट्स रोग किससे संबंधित है? विषाणु से संबंधित है, वायरस से। निम्नलिखित में कौन सा रोग है एक यौन संक्रमण रोग नहीं है? है ना, तो जो कि यौन संक्रमण के कारण नहीं होता। एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सिफिलिस होता है, लेकिन जो यक्ष रोग होता है, मतलब क्षय रोग होता है, क्षय रोग मतलब टीबी वगैरह होते हैं, ये यौन संक्रमण नहीं है। पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किस जीव की वजह से होते हैं? जो पेप्टिक अल्सर हैं यह होते हैं मुख्यतः जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण। किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जिनने इनकी खोज की थी ना, बैक्टीरिया के कारण होते हैं ये अल्सर, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्योंकि अभी तक सब लोग क्या मान रहे थे कि यदि एसिड लेवल बढ़ेगा स्टमक में तो क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाते हैं। लेकिन जो पेप्टिक अल्सर है इन पर खोज की गई और बताया गया कि पेट में एक पायलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है, उसकी अधिकता के कारण क्या होते हैं? अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं। HIV का इलाज निम्नलिखित में से नहीं होने पर हो सकता है। यदि HIV का इलाज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक होते हैं? जो चमगादड़ होती है यह किस प्रकार का रोग फैलाने के पोषक होते हैं? तो एबोला जो बुखार था ये अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया था। जो एबोला है इसको किसके द्वारा फैलाया गया था? चमगादड़ के द्वारा फैलाया गया था। और जो एबोला शब्द है एक नदी का नाम है। यहाँ देखो क्वेश्चन ही पूरा नहीं देता। टिटनेस और डिप्थीरिया का पहला टीका बच्चे को कितनी आयु में लग जाता है? जो टिटनेस और जो डिप्थीरिया है इसकी पहली वैक्सीन लग जाती है 10 वर्ष में। कब लग जाती है? टिटनेस और डिप्थीरिया की जो डोज है वह कब लग जाता है? 10 वर्ष में लग दिया जाता है। HVI पॉजिटिव बच्चे को कौन सा टीका नहीं देना चाहिए? यदि किसी बच्चे को HIV है तो उसके लिए कौन सा टीका नहीं देना चाहिए? तो OPV नहीं देनी चाहिए, ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं पिलानी चाहिए। उसको DPT का टीका लगाया जा सकता है, हेपेटाइटिस बी लगाया जा सकता है, MMR लगाया जा सकता है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन एड्स पॉजिटिव बच्चे को नहीं दी जाती। रूबेला वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दिया जाता है? जो रूबेला वैक्सीन है इसको दिया जाता है एंट्रामस्कुलर से। क्या? एंट्रामस्कुलर से दिया जाता है। रूप किससे दिखता है? किसी का रूप उसके मस्कुलाइन एंड है ना, तो एंट्रामस्कुलर दिया जाता है रूबेला। विटामिन ए की कमी से
सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? यदि विटामिन ए की कमी हो गई तो सबसे खतरनाक स्थिति होगी, उसे कहा जाता है जेरोप्थेल्मिया। क्या कहा जाता है? जेरोप्थेल्मिया कहा जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है और सबसे खतरनाक बीमारी होती है जेरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट आते हैं, किसकी कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? जो 3D नामक बीमारी होती है, ये होती है नियासिन के कारण। किसके कारण होती है? नियासिन के कारण होती है। D3 बीमारी, D4 भी बीमारी इसको कहा जाता है। D4 बीमारी या 3D बीमारी किसके कारण होती है? नियासिन के कारण होती है। कुपोषण नाम मानव शरीर की प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो कुपोषण है मानव शरीर के किस पर विपरीत प्रभाव डालता है? तो यह फैगोसिटिक क्रिया पर डालता है, प्रतिजैविक निर्माण पर डालता है, ऊतक विखंडन पर डालता है, ऊतक आखंडन पर डालता है, उपयुक्त सभी में। यदि किसी में कुपोषण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी प्रतिजैविक निर्माण कम हो जाएगा, ऊतक अखंड हो जाएंगे, और जो फैगोसिटिक क्रिया है वो भी इससे प्रभावित होती है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? जो विटामिन ए है इसकी खोज की गई है किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा की गई है विटामिन ए की खोज। एक बार हॉपर लेकर आओ, हॉपकिंस के द्वारा खोज की गई है विटामिन ए की। विटामिन ए की खोज किसने की है? हॉपकिन ने की है। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ की गई है? तो सरदार निःशुल्क औषधि वितरण योजना का प्रारंभ किया गया है 17 नवंबर 2012 को। 17 नवंबर 2012 को सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाहर बैठे हैं, निःशुल्क दवाइयां बांट रहे हैं, तुम एक साथ जाओ और दवाइयां लेकर आ जाओ। नंबर 1 दवाई है, एक साथ जाओ। नंबर 1 दवाई है, बाहर जाना पड़ेगा। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। निःशुल्क दवाई 17 नवंबर 2012 को प्रारंभ की गई है। बाल शक्ति योजना ये है, तो बाल को शक्ति देने के लिए, कुपोषण से संबंधित है ना, तो 2006 में प्रारंभ की गई। बाल शक्ति योजना 2006 में प्रारंभ की गई है। 6 दिन का भोजन देंगे, 2006। अपरा का विभाजन जो वजन होता है, प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कितना होता है? जो अपरा होती है, प्लेसेंटा होती है, उसका वजन 1 होता है, और जो शिशु का वो 5 होता है। तो शिशु का 1 होती है, कितनी होती है? 1/6 होती है। किस पट्टी का उपयोग ड्रेसिंग के लिए किया जाता है? जो ड्रेसिंग के लिए जिस पट्टी का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है कॉटन क्लॉथ बैंडेज। कॉटन क्लॉथ बैंडेज का प्रयोग किस में करते हैं? ड्रेसिंग वगैरह में करते हैं। घाव भरने का पहला चरण क्या होता है? घाव भरने का जो पहला चरण होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है? हीमोस्टैसिस फेज क्या होते हैं? हीमोस्टैटिस फेज होता है। जो हीम होता है, हीमोस्टैटिस फेज है। एंटीबॉडीज का उत्पादन कहाँ होता है? जो एंटीबॉडीज होती हैं बी लिम्फोसाइट में। किसमें होता है? बी लिम्फोसाइट में होता है। एंटीबॉडीज कहाँ बनती है? बी लिम्फोसाइट में से बी लिम्फोसाइट। आहार में आयरन का अवशोषण किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? यदि आहार में आयरन का अवशोषण बढ़ाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? विटामिन सी लेना पड़ेगा, विटामिन सी। और कैल्शियम के लिए विटामिन डी, और आयरन के लिए विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है? ऐसा विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारा विटामिन ई। कौन सा है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और क्या है? एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट आते हैं, शरीर में प्रोटीन की के लिए किस स्तर की जांच की जाती है? तो यदि हमें शरीर में प्रोटीन की जांच करनी है तो हमें नाइट्रोजन के स्तर की माप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में टूटता है और अमीनो अम्ल नाइट्रोजन से बने होते हैं। विटामिन B9 की कमी से एक एनीमिया हो जाता है, उस एनीमिया को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B9 है, इसके कारण जो एनीमिया होता है उसे कहा जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहा जाता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। विटामिन B9 के कारण कौन से हो जाता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आशा का पूर्ण नाम क्या होता है? आशा का पूर्ण एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है आशा को। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध है पूर्ण प्रतिरक्षा से। किससे? पूर्ण प्रतिरक्षण से संबंधित है। पंख अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो पंख अभियान की शुरुआत की गई थी 24
जनवरी 2021 को 24 जनवरी 2021 को पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। किस वर्ष तक हमारे देश को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त रखा गया है? जो सिकल सेल एनीमिया है, इससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। कब तक? 2047 तक रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना कब की गई है? तो इंडियन रेड स्थापना की गई है 1920 को। कब की गई है? 1920 को इसकी स्थापना की गई है। विश्वव्यापी भूख से मुक्ति अभियान किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? तो विश्वव्यापी भूख से मुक्ति अभियान FAO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? FAO के द्वारा संचालित किया जाता है। गर्भ अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए, मात्र ऊतकों की वृद्धि के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए होती है पोषण की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता बढ़ जाती है ऊर्जा की। NCH माँ का बच्चे के लिए उन्नायक उपचारात्मक तथा पुनर्वास सुविधा एवं देखभाल है। यह परिभाषा कब और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह परिभाषा दी गई है WHO के 1976 में। NCH माता का बच्चों के लिए उन्नायक उपचारात्मक एवं पुनर्वास सुविधा एवं देखभाल है। यह परिभाषा कब और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? WHO के द्वारा 1976 में प्रस्तुत की गई थी। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्रोटीन होता है वह सरल घटक में टूट जाएगा और जो क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल में टूट जाता है प्रोटीन। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? जो स्वाद का पता लगाते हैं उसे कहा जाता है रसवेदी अभिग्राहक। क्या कहा जाता है? रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है, टेस्ट बड कहा जाता है। डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम, इलियम, ये सब किसके भाग होते हैं? छोटी आंत के होते हैं। और जियोजेनम, ये सब तीनों ही छोटी आंत के भाग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रोगी की हृदय गति को नियंत्रित करता है? जो प्रेस मेकर होता है, यह रोगी की हृदय गति को नियंत्रित करता है। यौन अवस्था के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? यौवन आरंभ के समय आवाज में परिवर्तन आ जाता है, तो इसमें जो स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स होता है, उसके विकास के कारण आवाज में परिवर्तन आ जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गले में। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। कौन सा हार्मोन है और उससे द्वारा स्त्रावित ग्रंथि है बताना है ना। पहले आता है हमारा, पहले मिला लूं क्या? चलो, पहले आते हैं कॉलिप का हार्मोन। यह स्त्रावित होता है पैराथायराइड से। किससे होता है? पैराथायराइड से होता है कॉलिप का हार्मोन। फिर आता है एंडोस्टेरॉन। जो एंडोस्टेरॉन है यह ग्रंथि एडेनिल ग्रंथि से सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन यह पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। कॉपिल का हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से, एंडोस्टेरॉन अधिवृक्क ग्रंथि से, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, और जो मेलाटोनिन हार्मोन है पीनियल ग्रंथि से सिक्रीट होता है। एक्टोजन का मूल कार्य क्या होता है? जो एस्ट्रोजन है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह मासिक चक्र को विनियमित कर देता है। एस्ट्रोजन क्या होते हैं? जो मासिक चक्र होता है उसको विनियमित कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो एक शल्य चिकित्सा विधि है जिसमें पुरुष के शुक्राणुओं को स्थानांतरण को रोका जाता है, इसे कहा जाता है वैक्सेक्टोमी। इसमें जो शुक्राणु वाहिका होती है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, शुक्र वाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? जो लूप है वह किस प्रकार से गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? यह डिंबबाही नालिकाओं के मार्ग में अवरोध करके, डिंबबाही नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध करके लूप गर्भ निरोधक का काम करता है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? जो इम्प्लांटेशन प्रक्रिया है इसका संबंध है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। जो गर्भाशय की लाइनिंग होती है उससे युग्मनज का जुड़ना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है।
क्या है, इम्प्लांटेशन है। क्या होगा इसमें, गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मन यदि जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में प्रमाणित होती है? तो ये होता है, क्या होता है इसके अंतर्गत, निषेचन होता है। तो शुक्राणु और युग्मक के संयोग से जो युग्मज नामक संरचना का निर्माण करता है उसे निषेचन कहा जाता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाना, एक सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो प्रजनन ऊतकों का विकास होने लगा है और सामान्य शरीर का विकास कम होने लगा है, इस अवस्था को कहा जाता है यौवन अवस्था। यौवन अवस्था इसको कहा जाता है, यौवन अवस्था। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इन विट्रो ना, हाँ विट्रो। क्या कहा जाता है? विट्रो कहा जाता है। डैश तीन सक्रिय रूप से रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड के रूप हैं, तो ये विटामिन ए के रूप हैं। किसके हैं? विटामिन ए के रूप हैं। सक्रिय रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड किसका रूप है? विटामिन ए का रूप है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है यह विटामिन B9 के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B9 के कारण होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? जो राइबोफ्लेविन है एक प्रकार का विटामिन है और बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये आता है। मनुष्य में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी किरणों के कारण होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है सूर्य से आने वाली यूवी किरणों के कारण। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? जो कालाजार है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण। क्या होता है इसमें? अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाते हैं, इसलिए कालाजार होता है। मतलब इसमें क्या हो गया? काला जादू हो गया, तो अधोमुख युग्मक विखंडित हो गए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु के कारण नहीं हो रहा, तो वायरस विषाणु से होता है, जुकाम विषाणु से होता है और डेंगू विषाणु से होता है। जबकि जो हैजा होता है वह कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है। हैजा बैक्टीरिया से होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम है एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ऐसे होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV में निम्नलिखित से किसके द्वारा संचालित होने की संभावना नहीं है? तो स्तनपान के द्वारा संचालित हो जाता है, रक्त आधान से भी संचालित हो जाता है, सुई या इंजेक्शन उपकरण साझा करने से हो जाता है, लेकिन मच्छर काटने से एड्स नहीं होता। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश के द्वारा वाहन करता है। जो जीका वायरस है किसके द्वारा फैलता है? तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर से होता है। पश्चिम ब्लॉट है, यह किसके नैदानिक परीक्षण से संबंधित है? तो यह HIV के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। किसके लिए? HIV के लिए किया जाता है। अधिकांश जंतु वसा होते हैं, जो अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा है वह क्या होता है? संतृप्त वसा होते हैं। तो सारे जंतु शांत रहते हैं, संतृप्त वसा उनमें पाया जाता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में होता है, दूध में होता है, चावल में प्रोटीन नहीं होता, दाल में भी प्रोटीन होता है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जो अमीनो अम्ल होते हैं यह होते हैं उभयधर्मी। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं और अमीनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल खुद उभयधर्मी होते हैं। निम्नलिखित में किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? तो जंतुओं का जो स्टार्च है यह हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजेन। क्या है? ग्लाइकोजेन को जंतु स्टार्च कहा जाता है। इसके साथ हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे पूरे 1600 क्वेश्चन एक साथ चाहिए हैं पूरी सीरीज में, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे अपने एग्जाम की डेट के साथ। नवजात शिशु में DPT लगाने का
अनुशासित स्थान क्या होता है? जहाँ पे डीपीटी का टीका लगता है, डीपीटी का टीका कहाँ पे लगता है उसको बताइए। ये हो जाती है हमारी ग्लूटियल पेशी में। किस में लगता है? ग्लूटियल पेशी में लगता है भैया। ग्लूटियल, गुड लुकिंग लग रहे हो, डीपी ले लो। डीपीटी का टीका लगता है ग्लूटियल पेशी में। बुद्धि मंदन एवं पेशी एवं अधोत्वचीय वसा का गर्भिक्ष, ये पोषण संबंधी डैश की विशेषता हो जाएगी। तो ये जो विशेषता बता रहे हैं ये है मरासमस की। कौन सी है? मरासमस की। इसमें बुद्धिमंद हो जाएगी मांसपेशियां, और जो त्वचा का वसा होता है वो उसका भी क्षय हो जाता है। यह प्रॉब्लम मरासमस में होती है। किसमें होती है? मरासमस में होती है। सभी प्रोटीन हार्मोन है, सिवाय जो सभी प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है यह प्रोटीन नहीं होता। मात्र सीरम और मूत्र में HCG हार्मोन का जल्दी पता चल जाता है। जो मात्र सीरम है और मूत्र में HCG का पता कब चल जाता है? तो ये लगभग 8 से 9 दिन के बाद निषेचन के 8 से 9 दिन के बाद निषेचन के पता चल जाता है HCG का पता। गर्भ अवस्था में माथे और गाल पर फिगमेंटेशंस होने को जाना जाता है। जो गर्भावस्था के समय माथे और गाल पर क्या हो जाते हैं? फिगमेंटेशंस आ जाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है कोलाज्मा। क्या कहा जाता है? कोलाज्मा कहा जाता है। बिल्कुल एकदम ग्लो नहीं कर पाते, कोलाज्मा आ जाते हैं किस पर? गाल पर और माथे पर। मासिक धर्म चक्र के ओव्यूलेशन चरण के दौरान, ओव्यूलेशन किसके स्त्रावन के कारण होता है? जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रावन के कारण होती है। मासिक धर्म के चक्र में ओव्यूलेशन चरण के दौरान ओव्यूलेशन का जो स्तर होता है, स्त्राव होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है। गर्भ अवस्था के दौरान क्लोमिफेन साइट्रिक थेरेपी प्राप्त करने वाली महिला रोगी जिसके जोखिम में वृद्धि हो सकती है। किसके जोखिम में वृद्धि होती है? ये होती है एकाधिक गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान क्लोमिफेन साइट्रिड थेरेपी का प्रयोग करके माता रोगी किसके जोखिम में वृद्धि कर सकती है? तो एकाधिक गर्भावस्था में कर सकती है। संभव गर्भपात अवस्था कितनी अवधि के लिए होता है? जो संभव गर्भपात अवस्था है अभी वर्तमान में वो होती है 14 से 28 सप्ताह है। 14 से 28 सप्ताह है। पहले 21 सप्ताह थी, लेकिन इसको अभी चेंज कर दिया गया, तो 14 से 28 सप्ताह इसको कर दिया गया है गर्भपात की अवधि। बच्चे के जन्म के समय यकृत में विटामिन कौन सा विटामिन होता है ना? कौन सी विटामिन उपस्थित होती है? तो बच्चे के जन्म के समय जो यकृत होता है उसके गर्भ में होता है विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। यकृत में, लिवर में क्या होगा? ए होता है। प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो प्रसव की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। जन्म के बाद शिशु के शरीर में कितने दिन तक तरल पदार्थ का होता रहता है? तो जन्म के बाद जो शिशु होता है उसके शरीर से 3 से 4 दिन तक एक तरल का स्राव होता रहता है, निष्कासन होता है। कब तक? 3 से 4 दिन तक। कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठन में सुझाव दिया गया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात शिशु को रखा जाए। कहाँ? तो जितना जल्दी हो सके उसे माँ की छाती पर रख दिया जाए। कई विशेषज्ञ संगठन ने सुझाव दिया कि जितने जल्दी हो सके बच्चे को माता की छाती पर रख दिया जाए। किस प्रकार के प्रसव में समय एवं जटिलताएं कम होती हैं? तो किस प्रकार के प्रसव में समस्या और जटिलताएं हैं? तो ये होता है सामान्य, जो प्राकृतिक वर्त होता है उसमें समस्याएं और जटिलताएं कम होती हैं। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? तो लड़कियों में पहले मासिक चक्र का प्रारंभ होना कहा जाता है मेनार्की। क्या कहा जाता है? मेनार्की कहा जाता है, पहली बार होता है जो। भ्रूणीय विकास के किस अंतर में हाथ पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है? तो भ्रूणीय विकास के किस समय अंतराल में हाथ पैर, श्वसन
तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो ये होता है 7 से 9 सप्ताह में। कब से होता है? 7 से 9 सप्ताह में होता है। 7 से 9 सप्ताह लगते हैं किसी भी श्वसन, हाथ पैर, तंत्रिका तंत्र और पाचन का निर्माण होने में। किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं? या तो जो शिशु है उसके सभी हाथ काम करने लगेंगे 7वें माह से काम करने अभी बोला ना 7 से 9 माह का टाइम लगता है इनको अच्छे से बनने में। चीड़-फाड़ से प्रसव या सिजेरियन सेक्शन से निम्नलिखित कथन से सही बताइए। जो सिजेरियन सेक्शन होता है इसका सही बताना है ना? तो यह शिशु का आकार बड़ा होगा तब ये किया जाएगा। शिशु के सामान्य प्रसव के दौरान खतरा होगा इसलिए भी किया जा सकता है। माता की योनि मार्ग सकरा होगा और शिशु का पलटा, आड़ा वागड़ा, उल्टा उल्टा होना तब भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। सी सेक्शन कब किया जाएगा? जब शिशु का आकार बड़ा हो, प्रसव के दौरान बच्चे की जिंदगी खतरा हो, योनि मार्ग सकरा हो और बच्चा उल्टा आड़ा वाड़ा डला हो। निम्नलिखित में कौन सा टीका अनिवार्य टीकों की सूची में नहीं आता, इसे बचपन के दौरान लगाया जाना चाहिए? तो ऐसा कौन सा टीका है जो कि अनिवार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा रेबीज। रेबीज का टीका अनिवार्य नहीं है कि लगाना ही चाहिए। हैजा और टीका जनक के लिए कब उपलब्ध हुआ था? तो पहला टीका जनता के लिए कब हुआ था? तो हैजा और टाइफाइड का पहला यह विकसित किया गया था 1890 के दशक में। 1890 के दशक में किया गया था। जनता को आने दो, नहीं तो हैजा टाइफाइड हो जाएगा। हैजा टाइफाइड का टीका 1890 के दशक में प्रारंभ किया गया था। मीजल्स का टीका बालक को कब दिया जाता है? जो मीजल्स होता है इसका बच्चे को टीका दिया जाता है। मीजल्स का लगता है जो हाँ लगता है और विटामिन ए का भी लगता है 9 माह में ही लगाए जाते हैं। तो मीजल्स का भी कब लगेगा? 9 माह में लगेगा। विटामिन ए का टीका क्या है? तो जो विटामिन ए का टीका है यह विशिष्ट सुरक्षा के लिए दिया जाता है। विटामिन ए का टीका क्यों दिया जाता है? विशिष्ट सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बी बैक रोग को नियंत्रण करने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? जो बी बैक को नियंत्रण करने के लिए किस वैक्सीन को लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बी बैक रोग के लिए लगाई जाती है। सर्वाधिक गर्मी संवेदी टीका कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा गर्मी संवेदनशील टीका है हमारा ओपीवी। कौन सा है? ओपीवी है। सबसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा गर्मी में खराब होने वाला ओपीवी वायरस है, ओपीवी वैक्सीन है। जब बच्चे की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो उस पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? स्थिति को कहा जाता है सूखा रोग। कोई बच्चा तीव्र बुद्धि से बाधित, उसके शरीर में वसा नहीं है, मांसपेशियां नहीं है तो उसे सूखा रोग कहा जाएगा। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चे की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो रोटा वायरस दस्त से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? दस्त से सुरक्षा देता है। पीसीबी का टीका बच्चों को किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? जो पीसीबी का टीका होता है यह बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है निमोनिया और मेनिंजाइटिस से। निमोनिया और मेनिंजाइटिस से सुरक्षा प्रदान करता है। पीसीबी का टीका निमोनिया और मेनिंजाइटिस के लिए लगाया जाता है। आंगनबाड़ियों केंद्रों में सामान्यतः किस दिन टीकाकरण किया जाता है? जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वो मुख्यतः सप्ताह के मंगलवार और पोषण दिवस के दिन किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को और पोषण दिवस के लिए क्या किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण किया जाता है मंगलवार को और पोषण दिवस पर। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित होता है। तो जो पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल में टूट जाता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्रहण को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रसवेदी। रसवेदी अभिग्रह कहा जाता है। डिओडेनम किसका भाग है? जो डिओडेनम है वह छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम, इलियम और जेजुजेनम ये सब छोटी आंत के भाग हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रोगी की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर रोगी की हृदय गति को नियंत्रित करता है।
यौनावन अवस्था में आवाज़ बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जो लैरिंक्स होता है, स्वर यंत्र होता है, उसका विकास हो जाता है। यौवन अवस्था के दौरान आवाज़ बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जो लैरिंक्स होते हैं उसका विकास हो जाता है। थायरॉइड ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है थायरॉइड ग्रंथि। निम्नलिखित में हार्मोन है और उनसे स्रावित होने वाली ग्रंथियां हैं, है ना? तो कॉलिप हार्मोन यह पैराथायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होता है। एल्डोस्टेरोन अधिभुज ग्रंथि से, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से और मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। कॉलिप हार्मोन पैराथायरॉइड से, एंडोस्टेरोन अधिभुज ग्रंथि से और प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से और मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है? जो एस्ट्रोजन होता है यह मासिक धर्म चक्र को विनियमित करता है। क्या करता है? मासिक धर्म चक्र को विनियमित कर देता है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा एक शल्य चिकित्सा पद्धति है? इसका प्रयोग करके पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसमें शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? जो शुक्रवाहिका है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। प्रजनन ऊतक का परिपक्व होना शुरू हो जाता है और सामान्यतः जो शरीर का विकास है वह कम हो जाता है। किशोर अवस्था की कौन सी स्थिति है? तो इसे कहा जाता है यौवन अवस्था। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं होता। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे अंडे लिए जाते हैं और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इसे विट्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विट्रो कहा जाता है। तीन सक्रिय रूप हैं, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। यह विटामिन ए के रूप हैं। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन है। मानव में कौन सा रोग है जो कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हो जाता है? त्वचा का कैंसर। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवाणुओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसमें अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। जो कालाजार होता है उसमें क्या होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित नहीं है? जो हैजा होता है वह जीवाणु के कारण होता है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी किसके द्वारा संचालित होने की संभावना नहीं है? तो मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस है, इसका वायरस मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा फैलता है। पश्चिम ब्लॉट जो टेस्ट है यह किसका नैदानिक परीक्षण है? तो यह पश्चिम ब्लॉट है वह एचआईवी जो एचआईवी है इसके लिए परीक्षण किया जाता है। अधिकांश जंतु वसा क्या होता है? संतृप्त होता है। अधिकांश जो जंतु वसा होता है संतृप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन नहीं होता? किसमें? चावल में प्रोटीन नहीं होता। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जो अमीनो अम्ल होते हैं मुख्य रूप से होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं? नहीं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। उठ उठ के जाते हैं। उभयधर्मी होते हैं। जंतु स्टार्च ग्लाइकोजन को कहा जाता है। क्या है? जंतु स्टार्च ग्लाइकोजन को कहा जाता है। नवजात शिशु में डीपीटी टीका लगाने के लिए जो स्थान प्रयोग किया जाता है उसे ग्लूटेरियल कहा जाता है। क्या? ग्लूटेरियल पेशी कहा जाता है। बुद्धि मंदन एवं पेशी अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय किस पोषण संबंधी विशेषता है? तो ये हो जाएगी मरासमस की। क्या है? मरासमस में हो जाता है। सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं सिवाय प्रोजेस्टेरोन के। सभी हार्मोन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं लेकिन प्रोजेस्टेरोन को छोड़कर। मातृ सीरम और मूत्र में एचसीजी हार्मोन का जल्दी पता चल जाता है। एचसीजी हार्मोन का कब पता चल जाता है? 8 से 9 दिन के बाद निषेचन के। 8 से 9 दिन के बाद निषेचन के पता चल जाता है।
गर्भ अवस्था के दौरान माथे और गाल पर पिगमेंटेशन होना प्रारंभ हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोलाज़्मा। क्या कहा जाता है? कोलाज़्मा कहा जाता है। पिगमेंटेशन आ जाता है जो। मासिक धर्म चक्र के ओव्यूलेशन चरण के दौरान ओव्यूलेशन किसके स्त्रावन के कारण होता है? जो ओव्यूलेशन होता है वह एस्ट्रोजन के स्त्रावन के नहीं, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसके कारण होता है। मासिक चक्र के समय जो ओव्यूलेशन चरण होता है, ओव्यूलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है। गर्भ अवस्था के दौरान क्लोमिफेन साइटेड थेरेपी प्राप्त करने वाली महिला रोगी के लिए जोखिम में वृद्धि हो जाती है किसमें? एकाधिक गर्भ अवस्था में। किसमें हो जाती है? एकाधिक गर्भ अवस्था में। कौन सी है? साइट्रेट थेरेपी है। क्लोमिफेन साइटेड थेरेपी है। एकाधिक गर्भावस्था। संभवतः गर्भपात अवस्था कितनी रखी गई है? तो 24 से 28 सप्ताह संभवतः गर्भपात की रखी गई है अवधि। बच्चे के जन्म के समय जो यकृत होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। बच्चे के जन्म के समय यकृत में विटामिन ए होता है। प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं? तो प्रसव पीड़ा की 4 अवस्थाएं होती हैं। किस माह तक शिशु के सभी अंग पूरी तरह से करने लगते हैं? तो पूरे अच्छी तरह से 7 माह में कब करने लगते हैं? 7 माह में करने लगते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जो प्रोटीन है उसका पाचन हो जाता है पूरा अमाशय में। कहाँ पे हो जाता है? अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। निम्नलिखित में से देह निर्माता के रूप में कार्य करता है। जो देह निर्माता है मतलब ये हो जाएगा हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का देह निर्माता है। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरी पत्तियां, सब्जी पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। तो ये क्यों तो ये कहा जाता है वे फॉलिक अम्ल में प्रचुर स्रोत होते हैं और वो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो पहली तिमाही में गर्भवती महिला के लिए पर्याप्त सब्जी खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि उनमें फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है जिससे डीएनए संश्लेषण में सहायता मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होगा? तो स्कर्वी रोग के इलाज के लिए जाना जाता है आंवला। आंवले में विटामिन सी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न होती है। यदि विटामिन बी की कमी हो गई है तो क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाएगा। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0। कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती पानी से। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है ना? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होगा। एंडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मेलेनोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन नहीं होता। मेरेनोफोर स्टिल्यूटिंग हार्मोन भी होता है। स्टिम्यूटिंग मेलेनोफोर स्टिम्यूटिंग हार्मोन होता है। एंडोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सब पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। रक्तदाब नियंत्रण कैसे करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है? तो जो एडिनल ग्रंथि होती है, अधिभुक्त ग्रंथि होती है, उसके द्वारा रक्तदाब नियंत्रित किया जाता है। सकारात्मक गर्भ अवस्था जांच के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो सकारात्मक गर्भ अवस्था जांच करने के लिए एससीजी क्या होता है? एससीजी होता है। नवजात में डीपीटी लगाने की जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? ल्यूटियल ग्लूटियल जो पेशी होती है वो ग्लूटियल पेशी में डीपीटी लगाई जाती है। गर्भ अवस्था में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कौन सा हार्मोन है करो या मनो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो जो करो और हार्मोन के नाम से जाना जाता है एडिनिलीन। कौन सा? एडिनिलीन को करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है
यह किससे प्रभावित होता है? जो थैलीसीमिया है, यह किससे संबंधित है? तो यह रक्त से संबंधित थैलीसीमिया। माता-पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माता-पिता के गुण उनके बच्चों में कैसे जाते हैं? सूत्र के द्वारा जाते हैं। कैसे जाते हैं? गुणसूत्र के द्वारा जाते हैं। किस शिशु के वंशानुगत जीन की कुल संख्या में, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में माता-पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती। माता-पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान नहीं होती। डाउन सिंड्रोम होता है, जो डाउन सिंड्रोम है वह कैसे होता है? डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता से। जो 21वां गुणसूत्र है उसमें क्या हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र जुड़ जाते हैं अधिक, है ना? तो इससे क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। भ्रूण जनन के दौरान निम्न संरचना परिवर्धन क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले होता है 2 कोशिका अवस्था होगी, पहले आती है 2 कोशिका, है ना? पहले 2 कोशिका, फिर उसके साथ आते हैं ब्लास्टूला। क्या होता है? वो ब्लास्ट हो जाएंगी, 2 कोशिका क्या हो जाएंगी? ब्लास्ट हो जाएंगी, ब्लास्टूला। उसके बाद होता है हृदय आकार अवस्था और उसके बाद विकसित भ्रूण बनता है। पहले 2 कोशिकाएं, फिर हृदयाकार अवस्था, फिर विकसित भ्रूण। प्रसव पूर्व परखनली शिशु का विकास कहाँ हुआ? जो परखनली शिशु है उसका विकास होता है माँ के गर्भाशय में। कहाँ पे होता है? माँ के गर्भाशय में इसका विकास होता है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्री में पाए जाते हैं? तो कौन सा हार्मोन है जो कि स्त्री में पाया जाता है? ये है हमारा एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता। ये पुरुषों में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है। क्यों? तो जो माँ का दूध होता है शिशु के लिए क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। संक्रमण रोग कहते हैं, जो संक्रमण रोग होते हैं किसे कहा जाता है? स्पर्श से लगने वाले रोगों को क्या संक्रमण रोग कहा जाता है? पोलियो रोग का जनक क्या है? जो पोलियो से होता है वो वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? तो वंशानुगत होता है हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। हैंसन रोग किसे कहा जाता है? जो हॉन्सन रोग है, हैंसन रोग है, यह कुष्ठ रोग के लिए कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? जो ब्रोंकाइटिस रोग है इसका संबंध है फेफड़ों से। किससे संबंधित है? संबंधित है ब्रोंकाइटिस रोग। मॉन्टेक्स परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? जो मॉन्टेक्स का परीक्षण होता है यह करता है तपेदिक के लिए। किसके लिए? तपेदिक के लिए। भैया मेंटोस खाते हैं तपने के बाद, तो तपेदिक। H5N1 विषाणु किस रोग का जनक हो जाएगा? तो H5N1 जो विषाणु इसके कारण होता है बर्ड फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। पोलियो का वायरस विषाणु शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? जो पोलियो का विषाणु है यह शरीर में कैसे जाता है? तो यह जाता है लार और नाक के स्त्राव से। लार और नाक के स्त्राव से पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है। निमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया होता है यह प्रभावित करता है फेफड़ों को। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। गर्भ अवस्था में दी जाने वाली टीटी का दूसरा खुराक कब दिया जाता है? तो जो टीटी का दूसरा खुराक होती है वह कब दी जाती है? तो पहली खुराक के 1 महीने बाद। कब दी जाती है? पहली खुराक के 1 महीने बाद दी जाती है। सभी जीवित टीके होते हैं सिवाय, जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा है जीवित टीका नहीं है? तो जो हमारा टिटनेस टॉक्सॉइड है ये एक जीवित टीका नहीं है। बीसीजी, ओपीवी और मीजल्स है ये क्या है? जीवित टीके के अंतर्गत आते हैं, लेकिन टिटनेस टॉक्सॉइड जीवित टीका नहीं है। बीसीजी वैक्सीन किससे
प्रतिबंधित होती है, जो बीसीजी वैक्सीन होती है, इसका प्रतिबंधित किया जाता है इन एचआईवी संक्रमित बच्चे के लिए होता है, जनरलाइज्ड एडिमा वाले बच्चों के लिए होता है, और इन्फेक्टिव जो डर्मेटाइटिस है उसके कारण उन लोगों के लिए नहीं दिया जाता। जो बीसीजी का टीका है एचआईवी संक्रमित बच्चे को नहीं दिया जाएगा, जनरलाइज्ड एडीमिया के बच्चे को नहीं दिया जाएगा, और जो इन्फेक्टेड डर्मेटाइटिस है उसको भी नहीं दिया जाता। बीबीएम को गहरा रंग हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? जो बीबीएम है इसका यदि गहरा रंग हो गया है तो यह दर्शाता है वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, वैक्सीन का उपयोग नहीं कर सकते। बीसीएम क्या होती है? जो हमारी वैक्सीन होती है ना, इसमें एक लेबल लगा होता है ऐसा, तो यहाँ पे डार्क कलर होता है, यहाँ पे लाइट होता है। जब ये वाला कलर डार्क हो जाता है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा वैक्सीन का। नॉर्मल गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, और गर्भाशय प्रेगनेंसी में यह कितना गुना बढ़ जाता है? तो यह हो जाता है 5 टाइम, कितना? 5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो नॉर्मल गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? 7.5 होती है, और गर्भाशय के समय, प्रेगनेंसी के समय यह 35 मतलब 5 टाइम्स बढ़ जाती है ना, 5 टाइम्स बढ़ जाती है तो 35 हो जाती है ये। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली जो दैनिक पूरक पोषण आहार होता है, 6 माह से 15 वर्ष तक 5 वर्ष तक की आयु वाले हितग्राहियों को प्रोटीन कितनी मात्रा में दिया जाता है? तो 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु के लिए जो हितग्राही होते हैं उन्हें कितना प्रोटीन दिया जाता है? 8 से 10 ग्राम। कितना? 8 से 10 ग्राम दिया जाता है। 8 से 10 ग्राम तक दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा पोषक पूरक पूरक पोषण दिया जाता है 8 से 10 ग्राम। आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस पंजीयन किया जाता है? जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं इनके द्वारा पंजीयन किया जाता है विवाह का। कुपोषण मुक्त हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो जो कुपोषण से मुक्त करने के लिए आंगनवाड़ी के द्वारा दी जाती है रेडी टू ईट फूड। क्या दिया जाता है? रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। और यदि बच्चा 6 से 5 वर्ष तक का है, 6 माह से 5 वर्ष तक का है, तो उसके लिए 8 से 10 ग्राम कैलोरी दी जाएगी। 7 माह से कोई बच्चा हमारे राज्य में कुपोषित होने लगते हैं, इसका कारण क्या है? तो 7 माह के बाद, 6 माह के बाद माता को दूध मिल रहा है 6 माह तक, 7 माह के बाद बच्चा कुपोषित की कैटेगरी में पहुंच गया। इसका मुख्य कारण क्या होगा? माँ का काम पर वापस जाना, दूसरा टीकाकरण का उचित समय पर ना लगना, पूरक आहार प्रारंभ न करना, उपयुक्त सभी के कारण बच्चा कुपोषित हो जाता है। समेकित बाल विकास सेवाएं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीएस का प्रारंभ कब हुआ है? जो आईसीडीएस है इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 में किया गया है। 2 अक्टूबर 1975 में किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाओं का आरंभ, आईसीडीएस का आरंभ 2 अक्टूबर 1975 में किया गया है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होना निम्नलिखित जन्म कक्ष को कितने पर रखा जाता है? तो जब नवजात शिशु होते हैं जन्म के बाद उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए जो उनको रखा जाता है जिस टेम्परेचर में वो कितना होता है? लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया निम्न का परिणाम होता है। शारीरिक एनीमिया क्यों आता है? क्योंकि माँ के रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। माँ के रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इसलिए शारीरिक एनीमिया उत्पन्न होता है। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर किसके अंत तक गायब हो जाती है? जो मॉर्निंग सिकनेस होती है पहले ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है, और तीसरे महीने के अंत तक मॉर्निंग सिकनेस गायब हो जाती है। गर्भ अवस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना होता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान प्रतिदिन 1.5 ग्राम, कितना? 1.5 ग्राम नहीं, 1 ग्राम, सॉरी, कितना लेना पड़ता है? 1 ग्राम लेना पड़ता है। ये देखिए, देखा नहीं था ना, तो 1 ग्राम कैल्शियम लेना पड़ता है। 1 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना पड़ता है। वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूरा करने के लिए तुरंत बाद शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूरक आहार। क्या कहा जाता है? पूरक आहार के नाम से जाना जाता है। पूरक आहार के नाम से जाना जाता है। गर्भ अवस्था के आरंभ के 20 सप्ताह के दौरान
गर्भवती महिलाओं का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? तो 20 सप्ताह तक जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका औसतन 2.5 किलो तक वजन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2.5 किलो बढ़ जाता है। 2.5 केजी वजन बढ़ जाता है 20 सप्ताह तक। गर्भ अवस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान जो स्तनों में परिवर्तन आता है उसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। आदतन गर्भपात का क्या कारण होता है? जो गर्भपात होता है उसका मुख्य कारण होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह के कारण गर्भपात हो जाता है। 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? तो प्रतिदिन पढ़ाना चाहिए 4 घंटे, सप्ताह में पढ़ाने चाहिए 45 घंटे और पूरे साल में पढ़ाने चाहिए 200 या हाँ 200 घंटे। तो एक अध्यापक को एक दिन में 4 घंटे पढ़ाना चाहिए। डैश की धारा में बताया गया है कि शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाते। ट्यूशन ना पढ़ाने के लिए बोला है धारा 28 में। तो वह निजी जो कोचिंग वगैरह होते हैं ना, कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं दे सकता। धारा 28 में कहा गया है आरटीई एक्ट 2019 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया है? 1 अप्रैल 2010 को किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दहेज देने के लिए विज्ञापन देने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो ये होता है धारा 4A में। किसमें कहा गया है? धारा 4A में कहा गया है। देखो धारा 3 में है कि दहेज लेना देना दोनों ही दंड के मतलब दोनों ही जुर्म है, नहीं कर सकते। और धारा मांगने के अंतर्गत आता है 4 में धारा कहा गया है कि दहेज मांगना। और 4A में यदि दहेज के लिए विज्ञापन दिया जाता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। प्रत्यास्थी या रेसिपोडेंट का अर्थ क्या होता है? जो प्रत्यार्थी या जो रेसिपोडेंट होता है इसका अर्थ है, रेसिपोडेंट क्या होता है? जो दुखी व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्ते में हो वो कहलाता है। जिसके विरुद्ध दुखी व्यक्ति ने सहायता चाहिए उसे क्या कहा जाता है? प्रार्थी कहा जाएगा या फिर रेसिपोडेंट कहा जाएगा। में संतान का लिंग डैश के द्वारा निर्धारित होता है। जो संतान का लिंग होता है वह पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। पिता के गुणसूत्र से। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? जो एक बालिका है इसमें 22 गुणसूत्र पाए जाएंगे और XX गुणसूत्र और XX गुणसूत्र पाया जाएगा। जो ना ये है 44 गुणसूत्र और XX गुणसूत्र 22 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने? 22 जोड़ी पाए जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो आहार नाल के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो जो हमारी श्वास नली है ये आहार नाल में नहीं आती। मलाशय, ग्रसनी और ग्रास नली ये तीनों ही आहार नाल के हिस्से हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम द्वारा स्त्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होगा? ये है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। दांतों का एनामेल किससे बना होता है? जो दांतों का एनामेल होता है इसका निर्माण किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे किया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है। भोजन की नली की दीवारों में संकुचन या प्रसारण की गति को क्या कहा जाता है? तो भोजन की नली में जो संकुचन पाया जाता है उसे कहा जाता है क्रमानुकुंचन क्रिया। कौन सी? क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। पुरुष मानव शरीर में किस अंग को एडम का एप्पल कहा? एडम को एप्पल जो कहा जाता है वो है हमारा कंठ का टेटुआ। कंठ का टेटुआ क्या कहा जाता है? एडम का एप्पल कहा जाता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए तत्व आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन के हार्मोन के स्त्रावन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो मानव की जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में ये उपस्थित होती है। निम्नलिखित में कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है नहीं है? तो महिला प्रजनन तंत्र के अंतर्गत मूत्र, गर्भाशय आता है, अंडाशय आता है, डिंब, बाही नलिका भी आती है। डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति से संदर्भित है? तो ये है रजोनिवृत्ति।
मोनोपोज है ना, ये क्या है, मासिक धर्म की समाप्ति से संबंधित है। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, जो गर्भनाल होती है उसके द्वारा, किसमें, बीजांडसन से ही प्राप्त करता है, इसमें प्लेसेंटा होगा है ना, बीजांडरसन के द्वारा भोजन प्राप्त करता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने के लिए जनन कोशिका कहा जाता है। तो भ्रूण को भोजन संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है मादा युग्मक। क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। तो वह अवस्था जिसमें कॉपर टी रखी जाती है गर्भाशय में, इसे कहा जाता है गर्भ निरोधक। बेरी रोग किसकी कमी से होता है, जो बेरी रोग है वह विटामिन B1 से होता है, किसकी, B1 की कमी से होता है। SDG2 किससे संबंधित है, तो SDG का संबंध हो जाएगा हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। किससे संबंधित है, एस का संबंध है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। किस योजना को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में पुनर्गठित किया गया है, तो इसको पुनर्गठित किया गया है ICDS के द्वारा। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 को पुनर्गठित किया गया है ICDS के द्वारा। रेडी टू ईट फूड कौन कौन से घटक इसमें शामिल होते हैं, जो रेडी टू ईट खाना होता है इसमें गेहूं, रागी और मूंगफली सभी शामिल किए जाते हैं रेडी टू ईट में।